एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आपने अलग अलग चीजें देखी होंगी जो अलग अलग सामान की बनी होती हैं, जैसे आयरन की बनी हुई चीजें, एल्युमिनियम की, कॉपर की। आपकी बुक में भी एक टेबल दिया है जहां बताया गया है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। आपने बताना है कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसे हैं, शाइनी है या डल है, और इनकी हार्डनेस कितनी है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है या मीडियम हार्ड है। तो शुरू करते हैं। टेबल मैंने भर दिया है। आयरन जो है वो शाइनी होता है, बहुत हार्ड होता है। कोल डल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। सल्फर डल होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। एल्युमिनियम शाइनी होता है, बहुत हार्ड होता है। कॉपर शाइनी होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अब इस लिस्ट में से अगर हमें ये पता लगाना हो कि मेटल्स कौन कौन से हैं, वो है आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर। बाकी सारी जो कैटेगरी है कोल और सल्फर की, वो नॉन मेटल्स की है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आपने कभी किसी ब्लैक स्मिथ को काम करते देखा है? ब्लैक स्मिथ होते हैं जो आयरन स्टील का काम करते हैं। अगर उनके पास आयरन का पीस हो, कोई आर्टिकल हो, कोई सामान हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग ढांचे में बदल सकते हैं। मतलब अगर उसको बीट करे, बीट करने का मतलब अगर उसको मारना शुरू करे तो डेफिनेटली उसकी अलग अलग शेप आ जाती है। मैंने तो देखा हुआ है ब्लैक स्मिथ को बीट करते हुए आयरन को, जो आयरन का सामान होता है और उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है बीट करने पे। बीट इज द वर्ड। अब जो वुड का पीस है, अगर हम उसे बीट करें तो उसकी शेप नहीं चेंज होती, बल्कि वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें कहा एक स्मॉल आयरन का नेल ले लो, कोल का पीस ले लो, एक मोटा एल्युमिनियम वायर ले लो, एक पेंसिल का लेड ले लो और एक हैमर ले लो। अब आपने क्या करना है, इन चीजों को हथौड़े के साथ मारना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें जो हैं वो फ्लैट हो जाएंगी और कौन सी जो है वो टूट जाएंगी। टेबल में मैंने भर दिया है। जो आयरन नेल है, कील जिसे हम बोलते हैं, वो फ्लैट हो जाएगा मारने पे। कोल का पीस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। एल्युमिनियम की वायर फ्लैट हो जाएगी। पेंसिल का जो लेड है वो भी टूट जाएगा, मतलब पीसेस बन जाएंगे उसके। तो अब आपने देखा कि आयरन नेल और एल्युमिनियम की जो वायर है, बीटिंग के बाद वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। अब अगर इसको मारते जाओगे हथौड़ा तो एकदम शीट की फॉर्म में आ जाएगा। आपने देखा होगा ना सिल्वर फॉइल जो मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है, या एल्युमिनियम फॉइल जिसके अंदर खाना रैप किया जाता है तो वो एक तरीके की शीट ही। तो ये एक खासियत है मेटल्स के बारे में कि मेटल्स को आप शीट्स में तब्दील कर सकते हो, मतलब मार मार के उसकी एक शीट निकाल सकते हो। अब मार मार के याद रखना, मार मार के आता है मैलिएबिलिटी। एम से मार, एम से मैलिएबिलिटी, कि हम मेटल्स को ड्रॉ कर सकते हैं शीट्स के अंदर। ये एक खासियत है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो कोल है, पेंसिल का जो लेड है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो मैलिएबल नहीं है, इसीलिए वो ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप गरम मेटल के जो पैन होते हैं उसे प्लास्टिक या वुडन हैंडल के बिना पकड़ सकते हो और आपको चोट ना लगे? डेफिनेटली नहीं पकड़ सकते। अगर आप ऐसे ही उसे पकड़ लोगे तो आपको चोट लगेगी, बर्न हो जाएगा। क्योंकि जो मेटल का पैन है, अगर उसके अंदर प्लास्टिक का हैंडल नहीं है, वुडन हैंडल नहीं है, तो वो फटाफट गर्म हो जाएगा और आप पकड़ोगे आपको चोट लग जाएगी। लेकिन अगर प्लास्टिक हो या वुडन का हैंडल हो तो वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट के। याद रखना, वो हीट को ना अपने अंदर से जाने नहीं देते, गर्म नहीं होते। इसीलिए हैंडल्स वगैरह जो होते हैं वो बने होते हैं प्लास्टिक के या लक्कड़ के बने होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग चीजें, जैसे इलेक्ट्रीशियन जो यूज करता है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, उसका हैंडल किस चीज का बना होता है? उसका हैंडल भी प्लास्टिक का बना होता है, ताकि बिजली का जो झटका है वो इलेक्ट्रीशियन को ना लगे। जो प्लास्टिक है वो हैंडल कर लेता है बिजली को, जो अपने अंदर से अलाउ नहीं ना करता जाने के लिए किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो जो इलेक्ट्रीशियन है उसके पास प्लास्टिक हैंडल का स्क्रू ड्राइवर होता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का जो हैंडल है वो नॉन कंडक्टर है। इसका मतलब ये कि वो अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देगा। अगर आपने कंडक्टर को हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपको झटका लग सकता है। एक आपने एक्टिविटी की थी पिछली क्लास के अंदर, जूनियर ग्रेड के अंदर, उसमें आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया था, सेल, और एक आयरन नेल ले लीजिए और एक बल्ब ले लीजिए। अगर ये सर्किट पूरा है तो डेफिनेटली जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अलग अलग चीजें ले रहे हैं, आयरन नेल नहीं ले रहे। आयरन नेल से बिजली जा रही है तो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, मतलब ये कि वो अलाउ कर रहा है बिजली को पास करने के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम टेबल चेक करें, अगर आप सल्फर लगा दोगे आयरन नेल की जगह, वो पुअर कंडक्टर, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। कोल का पीस लगा दोगे, बात नहीं बनेगी। कॉपर वायर का यूज करोगे, जी हाँ, वो गुड कंडक्टर है, उससे जो करंट है वो पास करेगा और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो अब हमने ये भी देख लिया कि देखो जो मेटल्स हैं वो मैलिएबल होते हैं। आयरन रॉड, नेल हो गया आयरन का, कॉपर वायर, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, जबकि जो कोल के पीसेस है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब अपने अंदर से बिजली को पास नहीं होने देते। अब सवाल ये है कि आप एल्युमिनियम और जो कॉपर की वायर्स हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं। आपने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए, बिजलियों को पूरा करने के लिए, तारे लगाने के लिए हम यूज करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर की वायर। AC याद रखना, AC, एल्युमिनियम और कॉपर की वायर। चलिए, एक और बात है मेटल्स के बारे में जिसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, आप उनकी वायर्स बना सकते हो शेप चेंज करके। डी से ड्रॉन, डी से डक्टिलिटी, ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा चलो एक बात करते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप आयरन शीट को नीचे गिरते हो या आप प्लेट को नीचे गिरते हो, मेटल के सिक्के को नीचे गिरते हो या कोयले को नीचे गिरते हो, तो अलग अलग तरीके की आवाज आती है? नहीं किया तो ट्राई करके देख लो, ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है साउंड के अंदर जब चीजें नीचे जाके गिरती है? वो इसलिए है, जब आयरन शीट हो गया, आयरन की प्लेट हो गई, मेटल का कॉइन हो गया, जब वो जमीन पे गिरते हैं तो उनकी एक शार्प मेटलिक साउंड आती है, जैसे चाय बनाने वाला पतीला नीचे गिर जाए, ठा 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 मम्मी भागी हुई आती है, तो उनकी एक साउंड आती है। लेकिन जो कोल का पीस है जब वो नीचे गिर जाए तो उसकी कोई मेटलिक साउंड नहीं आती। क्या आपने कभी देखा है कि मंदिर के अंदर जो बेल्स होती हैं वो लकड़ी की बनी हो? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वुडन चीजों को जब एक दूसरे से आप स्ट्राइक करते हो तो कोई भी आवाज नहीं आती, रिंगिंग साउंड नहीं आती। रिंगिंग साउंड तभी आती है जब दो मेटल्स आपस में आके क्लैश करते हैं, बजते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो बॉक्सेस हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक लकड़ी का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना हुआ है। अब मान लीजिए आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा मेटल का है बॉक्स, तो चेक कैसे होगा? आप बॉक्स को जो है जोर के नीचे गिर दो, ऑटोमेटिकली जहां पे आवाज आ रही है रिंगिंग की या कोई आवाज आ रही है वो मेटल का है, जहां वो टूट के चूर चूर हो गया समझ लेना आवाज नहीं आई और वो मेटल का नहीं बना हुआ। तो अब आवाज आना, एस से साउंड, एस से सोनरस। मेटल्स जो होते हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं वो सोनरस होते हैं। ये जो मटेरियल है मेटल, यही सोनरस होता है, बाकी चीजें नहीं सोनरस होती। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा उससे हमें ये पता चला है कि कुछ मटेरियल जो होता है वो हार्ड होता है, सख्त होता है, लस्ट्रस होता है, कहने का मतलब शाइनी होता है, मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ये प्रॉपर्टीज, ये गुण वाली चीजों को हम मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें कोल की, सल्फर की, वो सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं अपीयरेंस में, मतलब अगर आप उनको नीचे गिर देते हो तो उसका पाउडर पाउडर बन जाता है, आवाज नहीं करते, वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया? जो मेटल्स के गुण है उससे उल्टे नॉन मेटल्स के हैं। और नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल आ गया सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब एक और चीज, मेटल्स में एक एक्सेप्शन है।
कुछ मेटल्स हो गए जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ना सॉफ्ट होते हैं, आप इनको छुरी के साथ, नाइफ के साथ काट सकते हो। मरकरी जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं, वो एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड फॉर्म में मौजूद मिलता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। मरकरी याद रखना, PS याद रखना, पोटेशियम एंड सोडियम याद कर लोगे, मरकरी, PS। चलिए अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। सबसे पहली चीज कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, आपको याद है आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था, आयरन की रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है आयरन को। होता क्या है कि बेसिकली जब आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक रस्ट की परत लग जाती है। आपने क्लास 7 के अंदर ये भी पढ़ा है कि जब आप मैग्नीशियम का रिबन जो है वो एकदम से जला देते हो हवा के अंदर, तो क्या होता है, होता क्या है, जब मैग्नीशियम रिबन आप बर्न करते हो तो एकदम से आवाज के साथ वो बड़ा स्पार्कल करके बर्न होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आउटकम देता है, एक रिजल्ट देता है, और किस तरीके से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिजल्ट में मिलता है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, आपने चेक करना है जो रस्ट बनता है ना, उसकी कैसी सी नेचर होती है जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में कुछ रिजल्ट देती है। तो आपने क्या करना है, एक चम्मच भर रस्ट इकट्ठी कर लो, उसको घोल लो पानी के अंदर, और उसके बाद जो पानी है ना, आप उसको चेक करोगे तो जो रस्ट है वो उसके अंदर सस्पेंडेड मिलेगी, मतलब डिसॉल्व नहीं होगी। उसको अच्छे तरीके से आप शेक कर लो और उसके अंदर टेस्ट करो, लिटमस टेस्ट। याद है रेड लिटमस हम लोगों ने यूज किया था, ब्लू लिटमस यूज किया था। इस केस में जब आप ब्लू लिटमस यूज करते हो तो कोई रिएक्शन नहीं आता। जब आप रेड लिटमस पेपर डालते हो तो आप ये देखते हो कि रेड जो है वो ब्लू में बदल जाता है। कहने का मतलब ये जो सोल्यूशन बना है ये बेसिक है। क्लियर हो गया। जो मेटल्स है MB याद रखना, वो जो सोल्यूशन देते हैं वो कौन सा होता है, बेसिक होता है, MB। दोबारा बोल रही हूं, MB। अब अगला सवाल, क्या कभी कॉपर को भी रस्ट लग सकती है? मतलब आपने कभी देखा है कि कॉपर के सरफेस के ऊपर एक ग्रीन कलर का डेपोजिशन हो जाए? जी हाँ, कॉपर जो है उसको भी रस्ट लग जाती है जब कॉपर को एक्सपोज किया जाता है, हवा के संपर्क में लाया जाता है लंबे टाइम के लिए, खासतौर पे मॉइस्ट एयर जिसमें थोड़ा पानी होता है, तो उसके ऊपर ना डलनेस आ जाती है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये जो ग्रीन मटेरियल है ये मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आउटकम देती है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन की मैंने बात की थी, ऐश सी निकलती है, उससे थोड़ा सा ना आपको चूरा सा मिलता है जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देते हो। अब मान लीजिए वो जो चीज है, जो ऐश है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद आपको मिली है, उसको, ऐश को जब आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो और उसके बाद आप रेड लिटमस उसमें डालते हो तो वो ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है। जो ब्लू कलर में आ जाए वो B से ब्लू, B से बेसिक और M याद करना है, MBB। मेटल्स ब्लू कलर देते हैं और क्या कहते हैं, वो बेसिक होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम का वो भी बेसिक होता है नेचर के अंदर। तो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। अब एक और रिएक्शन चेक करते हैं नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। मान लीजिए आपने थोड़ा सा पाउडर सल्फर ले लिया और उसको एक लंबे स्पून के साथ आप थोड़ा सा हीट कर लीजिए। अगर आपके पास वो लंबे वाला स्पून नहीं है जो यहाँ पे यूज किया गया है, उसकी जगह आप कोई कैप ले लीजिए बॉटल का, या कोई मेटल की वायर उसके आसपास लपेट दीजिए कैप के आसपास और उसको ऐसे करके पकड़ लीजिए ताकि आप उसके अंदर जो सल्फर है वो डाल सके। अब उसको आप हीट करना शुरू कर दीजिए और जैसे ही वो बर्न होना शुरू हो, वो पूरे की पूरे चम्मच को आप एक ग्लास के अंदर, टम्बलर के अंदर, जार के अंदर डाल दीजिए, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। ये इंश्योर करना है कि जो गैस अंदर है वो बाहर ना भागे। कुछ देर के बाद जो स्पून है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। आपने ढक्कन बंद कर दिया, स्पून को चुपचाप बाहर निकाल दीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि मेटल्स को भी हमने पानी से चेक किया मेटल ऑक्साइड्स बनाने के लिए।
इसके अंदर सल्फर के पाउडर को जिसको हमने हीट किया था और धुआं निकला था, जार के अंदर डाल दिया, उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद एकदम से उसका रिएक्शन चेक कीजिए और उसके बाद उसको लिड दे दीजिए और फिर टम्बलर को अच्छे तरीके से शेक करके रिएक्शन चेक करो कि क्या आता है। अब जो सल्फर है वो नॉन मेटल है, तो ये जो सल्फर का हमने सोल्यूशन पानी के अंदर डाला है वो होता क्या है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन पहले सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, SO2 बन जाता है, और उसके बाद जो गैस है जो हमने बर्न करके हासिल की थी सल्फर को, जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया और उसको चेक किया तो उल्टा होगा, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। ये बताएगा कि ये एसिडिक है नेचर के अंदर, जो हमें सल्फरस एसिड मिला है। सल्फरस एसिड है ना, क्योंकि आपने उसके अंदर पानी डाल दिया, SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फरस एसिड। तो अब क्लियर हो गया, मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, हवा के साथ, तो जो ऑक्साइड होते हैं वो ब्लू टेस्ट देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में तब्दील कर देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं जब हम उन्हें टेस्ट करते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में तब्दील कर देते हैं। अब वैसे ही रिएक्शन जो है आप चेक कर सकते हो अलग अलग चीजों का, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, और उसके ऊपर आप लिटमस टेस्ट भी कर सकते हो। अब आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि बेस का नाम आप बताओ, फिर ये बताओ कि कौन सा मेटल, अगर बेस मिल रहा है टेस्ट करके तो कौन सा मेटल निकलेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना बेसिक होता है नेचर के अंदर, कौन सा मेटल निकलेगा। और वैसे ही कुछ एसिड का नाम बताओ और ये बताओ उसमें से कौन सा नॉन मेटल निकलेगा। तो मैंने आपके लिए फिल कर दिया। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में हमें कैल्शियम मेटल मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में सल्फर नॉन मेटल मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, ऑक्साइड आ गया ना, बेसिक होता है मेटल का, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड के केस में हाइड्रोब्रोमिक जो है वो नॉन मेटल है, फेरिक ऑक्साइड आयरन मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन नॉन मेटल है, जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में जिंक जो है वो मेटल है, नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रोजन नॉन मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में सोडियम जो है वो मेटल है, फॉस्फोरिक एसिड के केस में फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है। अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन पानी के साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब विग्रसली, एकदम स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है इस रिएक्शन में, इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर। अब मान लीजिए आपने थोड़ा सा सोडियम ले लिया और उसको मिला दीजिए 250 ml पानी के अंदर, जो कि एक बीकर में आपने डाला हुआ है, थोड़ा सुखा के अच्छे से फिर उसको सोडियम को मिलाना पानी के अंदर। तो आप क्या रिएक्शन देखते हो कि क्या होता है जब सोडियम जो है वो पानी के कांटेक्ट में आता है, तो किस तरीके का रिएक्शन होता है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप सोडियम को पानी में डाल देते हो, मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो विग्रसली पानी के साथ रिएक्ट करता है, और जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो बेसिक होता है नेचर के अंदर, और वो रेड लिटमस को बी से बेसिक ब्लू में चेंज कर देता है। तो हम ये सीखे हैं कि सोडियम जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, कुछ मेटल्स जो है जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन आयरन जो कि एक मेटल है वो थोड़ा सा टाइम लेता है रिएक्ट करने के लिए, थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है, पर रिएक्ट करता है। लेकिन उससे उल्टा अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, हालांकि वो रिएक्ट कर सकते हैं हवा के साथ, इतना याद रखना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फास्फोरस जो है वो बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, बहुत जल्दी आग कैच कर लेता है अगर उसे हवा में रखा जाए। देखिए, मैं नॉन मेटल्स के बारे में ये नहीं बोल रही कि वो हवा में रिएक्ट नहीं करते, मैं ये बोल रही हूँ वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जैसे ही उनको हवा में लाया जाता है आग पकड़ लेता है, जैसे फास्फोरस। तो इसीलिए कि वो आग ना पकड़े, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ना पकड़े, इसलिए इसको स्टोर करते हैं हम पानी के अंदर। अब क्लियर हो गया, क्योंकि फास्फोरस जो है हम ये कह सकते हैं बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, फायर कैच कर लेता है, इसलिए उसको पानी में स्टोर किया जाता है ताकि इजीली वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो ये थी आज की क्लास। अब हम अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।